आप देख रहे हैं मोहब्बत का सफर भाग 10। उपासना बुआ के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई। मेरी बेटी की जगह लेने की सोची थी ना तुमने गीत, मगर तुम ये भूल गई कि उसकी माँ उसके साथ है। मैं अपनी बेटी की शादी तो चंद्रादित्य से करवा कर ही रहूंगी, और ये शादी करवाएगी खुद बीना। इसके लिए तो मैंने गीत को जल्द से यहाँ भेज दिया ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए, मगर ये चंद्रादित्य तो जैसे उस लड़की के पीछे पागल ही हो गया है। उपासना बुआ मीना जी को रोते देख उसके पास आकर बैठ गई और बोली, भाभी संभालिए खुद को। मीना जी देखना, जीजी मेरा आदि मुझसे कैसे बात करके गया है। ये मेरा आदि हो ही नहीं सकता। मेरा आदि मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करता था। उपासना बुआ, देखा मीना, अगर मेरी बात तुझे बुरी लगेगी तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसमें गलती तेरी ही है। क्या ज़रूरत थी उस गीत को यहाँ रुकने के लिए कहने की। हाँ, घूमने के लिए आई थी, लेकिन उसके बाप के साथ भेज सकती थी उसको। ये सब हुआ भी तो उस गीत की वजह से ही है ना। मैं तो पहले ही दिन से उसके चाल चलन देख रही थी, कैसे चंद्रादित्य के आसपास मंडराती रहती थी। मीना जी हैरानी से, जी इसमें उसकी क्या गलती। सब उसी की गलती है। देखो भाभी, आज तक आपके बेटे ने आपसे तेज आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज देखा आपने कैसे उसके लिए आपको रोता छोड़कर चला गया। बाप बेटे दोनों उस लड़की के लिए तुझे छोड़कर चले गए हैं। अब रह गई तुम अकेली। संभव अपनी माँ की बात सुन। मॉम, गीत ऐसी लड़की नहीं है, और आप क्या आंटी को कुछ भी कह रही हैं। उपासना उसे गुस्से में घूरते हुए, तुम कुछ नहीं जानती, अभी बच्ची हो, जाकर भाभी के लिए जूस लेकर आओ। कहते हुए उपासना ने संभवी को आंखें दिखाई तो संभवी पैर पटकती हुई चली गई। उपासना बुआ ने गीत के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, जिसे मीना जी बस सुनती जा रही थी, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ना उसके खिलाफ ना उसके पक्ष में। संभवी क्लास में जूस डाल रही थी कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो एक हार्ट का इमोजी बना हुआ था। उसने कॉल रिसीव कर कानों में लगा लिया और किचन के स्लाइड में टिक कर खड़ी हो गई। उधर से किसी लड़के की आवाज़ आई जो गुस्से में लग रहा था। कहाँ हो तुम? सुबह से कॉल क्यों नहीं किया? बिजी थी। बिजी? जस्ट चिल। वो सुबह गीत, रानू और अंकल को एयरपोर्ट छोड़ने चली गई थी। उसके बाद घर में मॉम थी तो टाइम नहीं मिला। लड़का थोड़ा शांत हुआ। वो दिल्ली वाली राइट? संभवी, हाँ। तुम कहाँ हो? लड़का मुस्कुराते हुए, तुम्हारे घर के बाहर। व्हाट? संभवी स्लाइड से फिसल गई। लिसन, ये मजाक का वक्त नहीं है, ओके? लड़का, अच्छा तो जरा खिड़की के घर के बाहर पीछे देखो तो। संभवी, होल्ड में रहना कहते हुए जूस का ग्लास उठाकर बाहर आ गई और मीना जी के पास रख दिया। उपासना बुआ, मैं तो कहती हूँ कि मेरी संभवी की शादी तुम अपने बेटे से कर दो। तुम्हारा हर कहाँ मानेगी, पलट कर जवाब भी नहीं देगी। संभवी ने आंखें मींच ली और घर के बाहर जाने लगी तो उपासना ने टोकते हुए कहा, बाहर कहाँ जा रही हो? संभवी, गार्डन में हूँ, कहते हुए बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलकर जब संभवी ने फोन कान से लगाया तो लड़का गुस्से में था। तुम्हारी शादी की बात हो रही है, तुमने मुझसे झूठ कहा। संभवी, रिलैक्स बेबी, मुझे अभी बात करनी है। बाहर हूँ, घर के बाहर आओ। संभवी, पागल हो गई हो क्या? माँ और मीना आंटी हैं घर में, मैं नहीं मिल पाऊंगी। तुम आती हो कि मैं घर के अंदर आऊँ? लड़के ने कहा। संभवी फोन काट कर अपने माथे पर मारते हुए, मेरी किस्मत ही खराब है, कहते हुए बाहर निकल गई। गेट के बाहर एक कार खड़ी थी। संभवी उस कार को पहचानती थी, इसीलिए सीधे जाकर कार में बैठ गई। संभवी के बैठते ही उसमें बैठे लड़के ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। संभवी, छोड़ो छोड़ो मुझे, कहते हुए लड़के से दूर हो गई तो लड़के ने गुस्से में गाड़ी चालू कर आगे बढ़ा दी। संभवी ने देखा वो गुस्से में ड्राइव कर रहा है तो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, बेबी। लड़के ने उसका हाथ झटक दिया और एक खाली जगह देखकर गाड़ी रोक दी और बाहर निकल गया। संभवी गाड़ी से बाहर निकलकर, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी तुमने? लड़के ने संभवी को गाड़ी से टिका दिया और उसके कंधों को पकड़कर कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? संभवी, हाँ बेबी, लेकिन ये सवाल तुम। लड़का, तुम शादी कब करेंगे? देखो संभवी, मैंने तुम्हें 2 साल का टाइम दिया था, लेकिन तुमने अब तक हमारे बारे में अपनी माँ से बात नहीं की, और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। सच बताओ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? ऐसे टाइम पास मत करो मेरे साथ। उसके सवाल के साथ ही उसकी पकड़ भी संभवी के ऊपर कसती जा रही थी। संभवी प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए, प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मॉम है कि मेरी सुनती ही नहीं, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने 2 साल लिए। तुमने भी तो टाइम मांगा था ना अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, तुमने की अपने घर में बात। लड़के की पकड़ संभवी से छूट गई। उसने मुंह फेरते हुए कहा, सॉरी संभवी। उसके पीछे से गले लग गई और बोली, जानती हूँ तुम भी अपने घर वालों को मनाने के लिए सोच रहे हो, लेकिन मेरी तरह बात नहीं कर पा रहे। लड़के ने पलटकर उसे अपनी बाजों में भर लिया। दिल्ली आर्या हाउस से आती आवाज़ें किसी का भी दिल छलनी करने के लिए काफ़ी थी। गीत की दर्द भरी चीखती आवाज़ जिसे बड़ी मुश्किल से रानू और कृतिका, ऋत्विक की बहन, ने संभाल रखा था। शांति जी कृतिका की माँ बेला जी के साथ आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़ी जाते हुए हेमंत जी की अर्थी को देख रही थी।
तभी एक गाड़ी आकर रुकी, उसमें से चंद्रादित्य और ऋत्विक बाहर निकले। बलराज जी खुद को मजबूत बनाते हुए अर्थी को कंधा दिए खड़े थे, जिसे देख चंद्रादित्य और ऋत्विक ने संभाल लिया। दोनों की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। चंद्रादित्य ने अंदर से आती आवाज़ सुनी तो उसकी धड़कनें तेज हो गई, उसकी सांसें उससे बगावत करने लगी, उसके दर्द भरी चीख सुनकर। लेकिन इस वक्त उसे जहाँ जाना जरूरी था लगा, उसने वही किया। शमशान घाट में जब पंडित जी ने कहा मृत शरीर के बेटे को अग्नि देने के लिए बुलाइए, तो एक आदमी ने कहा जी उनका कोई बेटा नहीं है। चंद्रादित्य आगे आकर जलती हुई मशाल लेकर खड़ा हो गया, तो बलराज जी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो हेमंत जी की चिता को अग्नि देकर पीछे हट गया। चंद्रादित्य की आंखों में आंसू की एक बूंद उड़क आई। उसने जलती हुई चिता को देख खुद से कहा, पापा, आपका ये बेटा आपको ये वचन देता है कि गीत की जिम्मेदारी अब मेरी होगी। उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। आपकी तरह प्यार तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन इतनी कोशिश रहेगी कि उसे कभी आपकी याद आए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू रहें। आपके बेटे की जिम्मेदारी अब से मेरी। बलराज जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो चंद्रादित्य पीछे मुड़ उनके गले लग गया। बलराज जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, जिसकी किस्मत जितने दिन की होती है इंसान उतने ही दिन जीता है। तुम खुद को संभालो। चंद्रादित्य घर आया तो सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सब मेहमान चले गए थे। घर में रुके थे तो सिर्फ गिनती के कुछ लोग, जिसमें रानू, कृतिका, बेला जी, शांति जी, ऋत्विक, चंद्रादित्य और बलराज जी थे। चंद्रादित्य यहाँ पहली बार आया था। गीत का घर बहुत बड़ा था। उसने सब तरफ देखा तो उसकी नजरें दीवार पर टंगे गीत और हेमंत जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर पर ठहर गई। कृतिका नीचे आई तो चंद्रादित्य की तरफ देख उसके पास आकर खड़ी हो गई। चंद्रादित्य ने उसके सर पर हाथ फिरा दिया तो कृतिका ने ऊपर की तरफ हाथ से इशारा कर दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बेला जी के पास चली गई, जो शांति जी के साथ उनके कमरे में थी। दरअसल ऋत्विक ने अपनी माँ बहन को गीत के बारे में बताया और वहाँ जाने के लिए कहा, जिसे सुनकर दोनों माँ बेटी गीत के घर पहुंची। शांति जी भी बेला जी से एक दो बार मिली थी हॉस्पिटल में, जब अपना इलाज करवाने जाती थी। तो चंद्रादित्य धीमा कदमों से ऊपर गया तो रानू उसे देख गीत के पास से उठते हुए रूंधे गले से बोली। बेहोश हो गई थी। चंद्रादित्य उसके पास आकर उसे साइड से गले लगा लेता है तो रानू सुबकने लगती है। चंद्रादित्य बिना कुछ कहे बस उसके सर को सहलाने लगा। ऋत्विक जो आ रहा था उन्हें देख रुक गया। रानू, भाई, अंकल को प्लीज़ वापस ले आओ ना। उन्होंने कहा था कि जब ज़रूरत हो मुझे बताना। अब उन्हें कहिए ना हमें उनकी ज़रूरत है। उन्हें बुला लीजिए ना प्लीज़। चंद्रादित्य ने ऋत्विक को देख संभालने के लिए आंखों से इशारा किया तो ऋत्विक ने आगे बढ़कर रानू के कंधे पर हाथ रख दिया। चंद्रादित्य खुद से दूर हो गया और गीत को देखने लगा। रानू ऋत्विक को देख उसके गले में बाहें डाल रो पड़ी। ऋत्विक, रानू, खुद को संभालो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें छोटी उम्मीदें तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन खुद को संभालो। अब अंकल वापस आने वाले नहीं हैं। अब तुम ही हो जो गीत को संभाल पाओगी। घर में तुम ही हो जो सबके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हो। रानू की पकड़ उस पर मजबूत हो गई तो ऋत्विक ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसके माथे को चूम लिया। चंद्रादित्य गीत के करीब आया तो एक पल को ठहर गया। उसके गालों पर सूखे हुए आंसुओं के निशान थे, जो हर वक्त चमकता रहता था। आज वो चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी हालत देख किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि गीत के लिए उसके पिता की क्या अहमियत थी। चंद्रादित्य हल्के से उसके पास आकर बैठा और उसके सर पर हाथ रख सहलाने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, आखिर उसकी जान बसने लगी थी मिश्री पर। अपनी मिश्री को ऐसे देख उसके दिल में एक टीस सी उठी। अगर उसके बस में कुछ होता तो अपनी मिश्री की आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आने देता। इसीलिए आज वो खुद को लाचार समझ रहा था। शाम हो गई और गीत सोती रही। चंद्रादित्य उसके पास से हिला तक नहीं। नीचे रानू और कृतिका ने जबरदस्ती हल्का खाना बनाया और सबको थोड़ा थोड़ा खिलाया भी। किसी का मन नहीं था, लेकिन जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, सोचकर ही सबको खाना पड़ा। रानू सब समेटने के बाद किचन में ही बैठ गई। ऋत्विक जानता था रानू सबको खिलाएगी, लेकिन खुद एक निवाला भी नहीं खाएगी। रानू को रोता देख उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ पकड़ कर कहा, रानू। रानू उसके सीने में चेहरा छुपाए, मैं खुद को मजबूत बना रही हूँ, लेकिन अंकल की यादें और गीत की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। ऋत्विक ने उसे अपने सीने में छुपा लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। उसकी भी आंखें भर आई थी। रात में जब गीत की नींद खुली तो खुद को बिस्तर में देखकर उठ बैठी, लेकिन इसी के साथ उसका सिर भी घूम गया, जिसे सहारा देते हुए चंद्रादित्य ने उसे वापस सुला दिया। गीत ने जब चंद्रादित्य को देखा तो उसे हेमंत जी की याद आ गई। वो चेहरा फिर रोने लगी। उसकी आवाज़ नीचे तक जा रही थी, जिससे सुनकर सब उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन चंद्रादित्य को संभालते देख सब वापस नीचे चले गए। रानू ने जब गीत की आवाज़ सुनी तो ऋत्विक पर पकड़ कस दी। चंद्रादित्य ने गीत के चेहरे को अपनी तरफ किया तो गीत उसकी गोद में चेहरा छुपाए रोने लगी। चंद्रादित्य बिना कुछ कहे बस उसके सर को सहलाता रहा और उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। आधे घंटे बाद भी जब गीत चुप नहीं हुई तो चंद्रादित्य ने उसे सुबकने ते देख कहा, आज जितना रोना है रो लो, लेकिन कल से एक बूंद भी आंसू चेहरे पर नहीं होना चाहिए। मैं खुद नहीं जानता क्या कर बैठूंगा। मिश्री में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम जानती हो ना। फिर उसके हाथ को अपने दिल के पास रखते हुए, इसे ठीक से सांस नहीं आती। गीत,
मुझे पहले स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वहाँ सब मुझे चिढ़ाते थे मेरी मॉम के बारे में कहते हुए कि इसने तो अपनी मॉम को देखा तक नहीं। एक लड़के ने ये भी कहा था कि मैं अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार हूँ। मैं हुई तभी मेरी मॉम की डेथ हुई, ऐसा उसकी माँ ने कहा था। उस दिन मैं रोते हुए घर आई थी। जब डैड से पूछा कि मॉम मेरी वजह से मरी थी, उस दिन के बाद वो मुझे रोज़ स्कूल छोड़ने जाती और शाम को लेने भी आती। कभी कोई भी फंक्शन होता तो वो मेरे साथ रहती, लेकिन आज डैड मेरे साथ नहीं है। वो मुझे अनाथ करके चले गए। कीट फुफक कर रोने लगी थी। चंद्रादित्य ने उसे संभाल कर अपने सीने से लगा लिया और उसके पीठ पर अपना हाथ रख सहलाने लगी। अपने दूसरे हाथ को उसके गले पर रख उसके गालों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे मिश्री के साथ मैं हूँ, तुम अनाथ नहीं हो, समझी? तुम्हारे पास पूरा परिवार है मेरा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहते हुए चंद्रादित्य ने उसके माथे को चूम लिया और अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कीट, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, जैसे मॉम डैड चले गए मैं जी नहीं पाऊंगी। चंद्रादित्य ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसके होंठों को चूमते हुए कहा, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मिश्री, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कहते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया। हेमंत जी को गए हुए एक हफ्ता गुजर गया था। इस बीच चंद्रादित्य ने गीत को संभाला, उसे सुबह डांट कर उठाता और प्यार से समझाता भी। गीत नीचे जाना नहीं चाहती थी, इसलिए चंद्रादित्य उसके साथ उसके रूम में ही खाना खाता था। दोपहर में गीत फिर से सो जाती और चंद्रादित्य उसे शाम को छत पर घुमाता और रात को कहानियां सुनाकर सुलाता। वो एक पल भी गीत को अकेला नहीं छोड़ता। रानू और ऋत्विक भी उसे हंसाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते। शांति जी अपने घर में ही रहती। रानू रात में घर जाती और सुबह फिर से गीत के पास आ जाती। ऋत्विक भी हॉस्पिटल जाता था तो उसकी माँ और बहन भी अपने घर चले गए। ऋत्विक एक दो दिन में मिलने चला आता। गीत के साथ बलराज और चंद्रादित्य ही रहते। किसी को चंद्रादित्य और गीत के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हेमंत जी ने बनारस से वापस लौटने पर शांति जी से चंद्रादित्य की फोटो दिखाकर कहा था कि मेरा दामाद बनेगा। बलराज जी आज बनारस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। चंद्रादित्य कमरे के अंदर आते हुए, पापा आपकी फ्लाइट की टिकट मैंने बुक कर दी है, बनारस में आपको लेने मानित आ जाएगा, बात हुई है उससे। बलराज जी चंद्रादित्य के पास आकर, मुझे बहुत खुशी हुई आदि तुमने गीत को संभाल लिया। हेमंत के जाने के बाद उसे संभाल पाना किसी के बस में नहीं था। उसे हॉस्पिटल से घर मुश्किल से लाए थे। बेटा उसका ध्यान रखना, अब से उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। चंद्रादित्य, पापा आप चिंता मत करिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। बलराज जी, हेमंत ने जाते वक्त मुझसे वादा लिया है कि मैं गीत और रानू की जिम्मेदारी उठाऊंगा, और मैं अपने दोस्त को दिया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहता। सबको अपने साथ घर लेकर चला जाता, लेकिन चंद्रादित्य, क्या बात है पापा? बलराज जी, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम्हारा रिश्ता स्वयंभवी से हो, गीत के साथ नहीं। पता नहीं मीना समझ क्यों नहीं रही है, उसने गीत से भी कहा है। पापा माँ ने गीत से क्या कहा? देखो बेटा, तुम्हारी माँ अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने पहले से ही गीत को अपने घर की बहू बनाने का सोच लिया था, जिसमें हेमंत ने भी सहमति जताई थी। उस दिन तुम सब घूमने गए थे, तब उपासना ने संभवी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने के लिए कहा, जिसे मीना जी ने हाँ कह दिया। बेटा हम दोनों के वादे के बीच तुम पिस मत जाना, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वही करो। ठीक है पापा, लेकिन माँ ने गीत से मेरे रिश्ते के बारे में क्या कहा? वो आप लोग मुझसे पूछते ना। खैर ये सब छोड़िए, पापा मैं गीत से शादी नहीं कर सकता। बलराज जी हैरानी से, लेकिन बेटा तुम? चंद्रादित्य, पापा मैंने आपसे कहा ना मैं गीत से शादी नहीं करूंगा। तभी दरवाजे के पास से किसी की आहट हुई। चंद्रादित्य और बलराज जी ने पीछे पलटकर देखा तो कोई नहीं था। बलराज जी, आदि तो गीत से शादी करने से मना क्यों कर रहा है? पापा मैं शादी से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी माँ की मर्जी से हो। मैं माँ और गीत दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, जैसे पहले थे। अगर ऐसे में गीत से शादी करूंगा तो माँ दूर हो जाएगी पापा, वो इसके जिम्मेदार भी गीत को ही मानेगी। मैं जानता हूँ माँ को उसे अपने बेटे से बहुत प्यार है। बलराज जी, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ बेटा, अब चलता हूँ, तुम लोग ठीक से रहना। बलराज जी नीचे चले गए और सबसे मिलकर वो गीत के पास गए, लेकिन गीत सो रही थी तो उसके सर पर हाथ रख बलराज जी बनारस के लिए निकल गए। शाम का समय। चंद्रादित्य गीत के कमरे में आया तो गीत सो रही थी। उसे देख चंद्रादित्य ने कहा, मिश्री उठो। गीत उठकर बैठ गई तो चंद्रादित्य ने उसे उठाकर बाथरूम के सामने खड़ा कर दिया। फ्रेश होकर जल्दी आओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ। गीत बिना कुछ कहे अंदर चली गई। वो फ्रेश होकर जब बाहर आए तो चंद्रादित्य बैठ के एक छोर पर बैठा था। उसने गीत को देख, आज नाश्ता सबके साथ नीचे करेंगे, चलो मेरे साथ। वो गीत का हाथ पकड़ आगे बढ़ा तो गीत रुक गई। चंद्रादित्य ने उसे देखा तो वो अपने दोनों हाथों को उठाकर गोद में उठाने का इशारा कर रही थी। चंद्रादित्य ने मुस्कुराते हुए उसे उठाकर उसके गालों को चूम लिया। मिश्री जिद्दी होती जा रही है। गीत ने मुस्कुराते हुए उसके गले में अपना हाथ लपेट लिया। नीचे डाइनिंग टेबल पर हेमंत जी के चेयर के पास बैठते हुए, तो मैडम क्या खाना पसंद करेंगी आप? गीत, कुछ भी। रानू किचन से आते हुए, यार गीत तेरी तो लॉटरी लगी है, देखो तो चंद्रादित्य ने तेरी पसंद की सब चीज़ बनाई है, लेकिन मुझे चखने भी नहीं दिया।
गीत अपने पापा के चेयर को खाली देख आंखों में आंसू भर रही थी। वहीं चंद्रादित्य उसकी आंखों में उभरती नमी को देख रहा था। रानू भी उदास होकर वहीं पास में बैठ गई। चंद्रादित्य गीत के बाजू में बैठकर एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिश्री मुंह खोलो। गीत ने उसकी तरफ देखा तो चंद्रादित्य ने उसे खाने का इशारा किया। गीत उठकर खड़ी हो गई और चंद्रादित्य को भी उठाते हुए अपने पापा की चेयर पर बिठा दिया। फिर खुद अपनी चेयर में बैठ गई और उसके हाथ से खाते हुए बोली, डैड मुझे ऐसे ही खिलाते थे। चंद्रादित्य उसके सर पर हाथ रख, देखो मिश्री, मैं अंकल की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की। मैं कभी कुछ मांगूंगी तो मुझे दोगे? मेरे पास जो भी है सब तुम्हारा है मिश्री। गीत आंखों में नमी लिए, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आदित्य आंखों में बेशुमार प्यार लिए, कभी नहीं जाऊंगा, तुम कहोगी फिर भी नहीं, कहते हुए उसके गाल को हाथ से सहलाने लगा। रानू ने दोनों को देख गला साफ किया तो चंद्रादित्य गीत से दूर हो गया। रानू, माना कि तुम दोनों के बारे में मुझे पता है, लेकिन मेरे सामने तो सब्र कर लिया करो। तुम लोग लैला मजनू कभी भी शुरू हो जाते हो यार। एक मेरा वाला है जिसे काम से फुर्सत ही नहीं। चंद्रादित्य सर नीचे कर मुस्कुराने लगा। गीत के होंठों पर भी मुस्कुराहट उभर आई। चंद्रादित्य और रानू बस उसे देखते ही रहे। बहुत दिनों बाद उसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। चंद्रादित्य ने एक और निवाला उसकी तरफ बढ़ाया तो गीत बोली, अब मैं अपने हाथ से खा लूंगी, तुम भी खा लो। गीत ने अपने हाथ से चंद्रादित्य की तरफ एक निवाला आगे बढ़ाया तो चंद्रादित्य ने खा लिया। फिर मैं अभी आता हूँ कहते हुए उठकर वहां से चला गया। गीत उदास हो गई तो रानू ने कहा, तू बदल गई है गीत, जब से चंद्रादित्य तेरे साथ है तो मुझे भूल ही गई है। गीत एक निवाला तोड़कर उसे खिलाते हुए, तुम्हारे और उसके सिवा मेरा है ही कौन, ये छोड़ और ये खा। चंद्रादित्य ने क्या मस्त हलवा बनाया है, तेरे मजे हैं, मास्टर शेफ भी मिल गया तुझे तो। रानू ने उसे हलवा खिलाते हुए कहा। चंद्रादित्य घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी। वो एक हफ्ते से गीत का ध्यान रख रहा था। गीत की ऐसी हालत देख उसने खुद को कैसे संभाला ये वही जानता है। आज जब से गीत अपने पापा की जगह उसे दिए उसकी तरफ निवाला बढ़ाया तो ना जाने क्यों उसका गला भर आया। उसे अपनी माँ मीना जी की याद आ गई। उसकी आंखें नम हो गई। गहरी सांस लेकर उसे खुद को संभाला। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। घर का नंबर देख उसने फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो पापा। उधर से आवाज़ नहीं आई तो चंद्रादित्य ने आंखें बंद करके कहा, माँ आप ठीक हैं? आज आपको अपने बेटे की याद आ रही है? बेटा तो भूल गया है, लेकिन माँ कैसे अपने बच्चे को भूल सकती है? मेरा आदि तो वहाँ जाकर जैसे अपनी माँ को भूल ही गया। माँ आप जानती हैं आपके बिना मुझे कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता। आपकी बहुत याद आती है। तो यहाँ वापस आ जा बेटा। पर माँ गीत, उसने तो मेरे बेटा मुझसे छीन लिया। खैर छोड़ो, ये बता कब तक यहाँ आएगा या वहीं रहने का मन बना लिया है? माँ आऊँगा ना जल्द ही गीत को लेकर। आदि तू अकेला आएगा, उसे लाएगा तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तुझे मुझे चुनना होगा या उसे। माँ ये आप क्या बोल रही हैं? मेरे अपने पर और ममता का ये सिला दिया उसने। मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया और यहाँ मेरे पति ने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया है। इन सब की वजह सिर्फ वो गीत है। आदि तुझे अपनी माँ की वादे की कोई परवाह नहीं। तू इतना बड़ा हो गया कि दूसरे के सामने अपनी माँ को शर्मिंदा करना चाहता है। मैंने उपासना जीजी से वादा किया है, मैं और पापा आपसे दूर नहीं हुए हैं। आपको मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा माँ जिससे आपको दुख हो। आपने वादा किया, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसे देने का वादा किया है। मीना जी ने फ़ोन काट दिया। चंद्रादित्य खुद से, माँ मैं गीत से प्यार करता हूँ, आपको क्या हो गया है माँ? पहले तो आप गीत पर जान छिड़कती थी, जब आज उसके पास कोई नहीं है तो फिर उसके लिए ये रूखापन और कड़वाहट क्यों? चंद्रादित्य दुविधा में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसका प्यार है तो दूसरी तरफ माँ। दोनों में से एक को चुनना उसके लिए आसान नहीं था। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो पलटकर अंदर जाने को हुआ तो सामने गीत दरवाजे के पास खड़ी थी। चंद्रादित्य उसे देख चेहरे पर स्माइल लाते हुए, तुम बाहर क्यों आई? मैं आ रहा था ना। गीत उसके पास आकर, कुछ हुआ है क्या? एवरीथिंग इज ओके। चंद्रादित्य ने उसके गाल पर हाथ रख कहा, और उसे कंधे से पकड़कर अंदर लेकर चला गया। गीत ने चंद्रादित्य के चेहरे की तरफ देखा मगर कहा कुछ नहीं। सोमपवी उपासना के कमरे में आते हुए, मॉम मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। मैं चंद्रादित्य से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उपासना सोमभवी की बात सुन पागल हो गई है क्या? मैं यहाँ तेरी शादी चंद्रादित्य के साथ करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, और तुम किसी और के साथ? तुम उस लड़के से दूर रहो और माँ तुम्हारी शादी तो चंद्रादित्य के साथ ही होगी, समझी तुम? लेकिन मॉम चंद्रादित्य भी तो ये शादी नहीं करना चाहता ना। देखा नहीं गीत के लिए वो दिल्ली चला गया। जानती हूँ वो तो उस लड़की के पीछे ही पड़ा है। ना जाने क्या है उस लड़की में जिसे देख अपना दीवाना बना लेती है। माँ को पहले खा गई और पिता को भी नहीं छोड़ा। मॉम वो अच्छी है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, और गीत भी चंद्रादित्य से बहुत प्यार करती है। मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आऊँगी।
आपके कहने पे चंद्रादित्य से दोस्ती करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जानती हैं चंद्रादित्य दिल का साफ है। उसे जो बोलना रहता है वो सामने बोलता है, पीठ पीछे नहीं। ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने जो उसके गुणगान गाने लगी? तू भूल मत, तेरी कितनी बेइज्जती हुई है उस गीत और चंद्रादित्य से। तुझे बदला नहीं लेना क्या? मैंने उन्हें देख समझा है मॉम, उनके बीच जो बॉन्डिंग है उसे आप हिला नहीं पाएंगी। सच बताऊं तो उनके साथ जब मैं रहती हूँ तो खुद को अकेला महसूस नहीं करती। आपने कम मुझसे प्यार से बात की है मॉम, आप तो मेरे साथ एक घंटे भी नहीं बैठ सकती। आपको तो बाकी दुनिया से मतलब है। उपासना उसे एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोली, तू मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है? मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तू मुझे गलत ठहरा रही है? संभवी रोते हुए, मॉम आपके प्यार पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मगर जब ज़रूरत होती है तो आप वहाँ नहीं पड़ोसी के पास बैठी रहती हैं। आपको पता है मानवी की शादी में गीत और रानू ने मुझे अपनी बहन की तरह रखा। जो वो लोग पहनती थी वैसे ही मेरे लिए खरीदा करती थी। मुझे चिढ़ाती हैं, गुस्सा दिलाती है, लेकिन मुझसे कभी नफरत नहीं करती। और एक बात मॉम, मैं शादी तो शिवन से ही करूंगी, चंद्रादित्य और गीत को कभी अलग नहीं होने दूंगी। सोमभवी रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। गीत अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी किसी सोच में गुम थी। चंद्रादित्य अंदर आते हुए, मिश्री ये तुम्हारी दवाई। गीत नाक मुंह सिकोड़ते हुए, मुझे ये कड़वी गोलियां नहीं खानी, इसे दूर करो। इसे खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? गीत चंद्रादित्य के सामने खड़े होते हुए, और मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ। हाँ दिख रहा है, पहले से कितनी दुबली पतली हो गई हो। अब खाओ। गीत ने फिर से मुंह सिकोड़ते हुए दवा ले ली तो चंद्रादित्य उसके कंधे को पकड़कर बोला, अब आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। तुम परेशान मत होना, रानू है घर में। चंद्रादित्य उसके माथे को चूमने कर जाने लगा तो गीत उदास हो गई। चंद्रादित्य उसका उदास चेहरा देख, तुम मना करोगी तो नहीं जाऊँगा। गीत चेहरे पर मुस्कान लाते हुए घूम आइए। चंद्रादित्य, कुछ लाना है तुम्हारे लिए? नहीं। चंद्रादित्य वहाँ से चला गया। गीत खुद से, मेरे लिए पूरा दिन मेरे पास रहते हो, बिना बोले मेरी बात समझ जाते हो, अपने घर से दूर मेरे लिए आए। मेरी वजह से तुम्हारा हॉस्पिटल जाना बंद हो गया। अब और तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, मैं खुश रहूँगी तुम्हारे लिए। आपकी विश्री कल से एकदम फिट नजर आएगी। बनारस। मीना जी चंद्रादित्य से बात करके वही सोफे पर बैठी थी। उनकी आंखें भरी हुई थी। अपने बेटे की तकलीफ एक माँ समझ जाती है, चाहे बेटा कितना भी दूर रहे। लेकिन आज मीना जी समझकर भी समझना नहीं चाहती थी। उन्हें अपना बेटा दूर होता दिखाई दे रहा था। सामने बलराज जी सोफे पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने मीना जी की तरफ देखा तो किचन से आती मानवी की तरफ इशारे से उनकी तरफ देखने के लिए कहा, माँ क्या हुआ? होना क्या है? जिसे देखो वो उसके ही गुणगान गाया जा रहा है। पहले मेरे पति, अब मेरा बेटा भी। उसने मेरे बेटे के ऊपर काला जादू किया होगा, इसलिए मेरा आदि मुझसे दूर हो गया। बलराज जी गुस्से से, बस करो मीना, कब से देख रहा हूँ तुम्हें, क्यों उस बच्चे को कोस रही हो? उसके सिर से माँ की ममता तो पहले ही उठ गई थी, बाप का साया भी छिन गया। तुम्हें उस बच्चे पर दया नहीं आती? दिखाई नहीं देती उसकी तकलीफ? तुम तो गीत पर प्यार लुटाती थी, माँ बनकर उसका दर्द बांटने का वादा किया था ना, वो वादा कैसे भूल गई तुम? अब कहाँ गया वो प्यार, वो ममता? तुम तो ऐसी नहीं थी। बलराज जी ने गुस्से से कहा। सच ही तो कहा था बलराज जी ने, जिसे सुन खुद मीना जी भी कुछ बोल नहीं पाई। वो वहां से उठकर जाने लगी कि उनका सर घूमने लगा और वो सोफे पर जा गिरी। मानवी मम्मी कहते हुए चीख पड़ी। बलराज जी मीना जी के पास आकर, मीना मीना क्या हुआ, उठो। मानवी फोन घुमाते हुए, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मानित बाहर से ही आ रहा था। उन्हें परेशान देख उससे पूछा, माँ को क्या हुआ? मानवी रोते हुए, माँ भाई से बात करके उठी कि अचानक गिर पड़ी। मानित ने उसके गाल पर हाथ रखा और मीना जी को उठाकर कमरे में ले गया। बलराज जी उनका हाथ पकड़े बेड के पास ही बैठ गए। दिल्ली आर्या हाउस के दरवाजे के पास खड़ी बाहर देख रही थी रानू से शॉल उड़ाते हुए। वो लोग आ जाएंगे गीत, तू क्यों यहाँ खड़ी है? अंदर चल। गीत, रानू पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है, जैसे कुछ होने वाला है। देखो ना मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। तुम अंदर चलो, कहते हुए रानू ने दरवाज़ा बंद कर उसे सोफे पर बैठाया और कहा, तुम रिलैक्स हो जाओ। चंद्रादित्य और ऋतिक दोनों साथ में है ना, आ जाएंगे। फ़ोन करके देखती हूँ कहाँ है दोनों। गीत ने फ़ोन लगाया तो लेकिन चंद्रादित्य ने फ़ोन नहीं उठाया। उसी वक्त बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। गीत, लगता है आ गए। रानू, देखा मैंने कहा था ना दोनों वापस आ जाएंगे। रानू ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ऋत्विक चंद्रादित्य को संभाले खड़ा था। चंद्रादित्य के सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी थी। रानू चंद्रादित्य की हालत देख, सर पर ये पट्टी कैसी? ऋत्विक क्या हुआ? और चंद्रादित्य के बाद ऋत्विक, बताता हूँ, पहले तुम मेरी हेल्प करो। रानू ने संभाल कर चंद्रादित्य का एक हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नाक में महक आई उसने हैरानी से ऋत्विक की तरफ देखा। ऋत्विक मनु हारते हुए, बाद में यार। गीत ने जब चंद्रादित्य की हालत देखी तो घबरा गई। वो उसके पास आकर बोली, चंद्रादित्य को क्या हुआ? चंद्रादित्य ने जवाब नहीं दिया तो वो ऋत्विक से बोली, ऋत्विक जी क्या हुआ इन्हें?
ऋत्विक, गीत आप परेशान मत होइए, इसे आराम करने की ज़रूरत है, मैं बाद में सब बताता हूँ। गीत अपने आंसू साफ करते हुए सामने से हट गई। ऋत्विक और रानू से नीचे बने कमरे में ले गए और बिस्तर पर सुलाकर बाहर चले गए। गीत ने चंद्रादित्य के जूते निकाले और पिलो सर के नीचे लगाकर रजाई उड़ाकर बाहर चली आई। ऋतिक सोफे पर बैठा था रानू से पानी देते हुए। तुम ठीक हो? ऋतिक ने पानी पीकर में सर हिला दिया। गीत कमरे से बाहर निकलकर ऋतिक के पास आकर, ऋतिक जी उन्होंने शराब पी है और उनके माथे पर चोट कैसे लगी? वो मेरे एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था, हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन दोस्तों ने जिद करके बुला लिया। वही चंद्रादित्य को कुछ दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी। गीत ऋतिक की बात शांति से सुनती रही, फिर वापस उस रूम में चली गई जिस रूम में चंद्रादित्य था। ऋत्विक, रानू मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। रानू, आज यहीं रुक जाओ ना, बाहर का मौसम भी खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऋतिक ने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो सच में मौसम खराब था। रानू, तुम मेरे रूम में जाकर आराम करो, मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, भूख नहीं है, कहते हुए सोफे पर सर पकड़ बैठ गया। रानू उसके बगल में बैठ उसे देखने लगी। ऋत्विक को जब रानू की नज़र का आभास हुआ तो उसने सर उठाकर देखा और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कीट को जो बताया वो मैंने सुन लिया, अब मुझे सच बताओ क्या बात हो गई जो अचानक चंद्रादित्य ने शराब पी ली? मैंने आज तक उसे शराब पीते हुए नहीं देखा। ऋतिक परेशान सा, मुझे पूरी बात तो नहीं पता लेकिन उसे आज तक इतना डिस्टर्ब मैंने कभी नहीं देखा। बचपन से उसे जानता हूँ, भले साथ नहीं थे लेकिन बातें होती रहती थी। वो नशा क्या होता है जानता तक नहीं। रानू उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर, कोई बड़ी बात ही होगी जो उसने सहन नहीं हुई, तभी उसने ऐसा किया होगा। लेकिन क्या बात हो सकती है? रानू ने उसकी तरफ देखा। रानू, आज मैंने अपने दोस्त को पहली बार टूटते हुए देखा है। तुम जानते हो वो सीधा और मासूम है, भले ही बिना वजह बात नहीं करता लेकिन अपनी बात स्पष्ट रखता है। आज वो चंद्रादित्य दिखा ही नहीं मुझे। कहीं ना कहीं चंद्रादित्य के पीने का कारण गीत और मीना आंटी हैं। व्हाट? नो वे ऋत्विक, उन दोनों के कारण क्यों? मैं नहीं मानती। रानू, मैं भी नहीं सोच सकता था कि चंद्रादित्य किसी बात का स्ट्रेस लेगा। तुम्हें पता है जब हम लोग दिल्ली आ रहे थे तब मीना आंटी ने चंद्रादित्य से कहा कि वो संभवी से शादी कर ली। चंद्रादित्य बाद में बात करूंगा कहते हुए टालने लगा। तभी हेमंत अंकल की खबर मुझे मिली। मैंने चंद्रादित्य को बताया तो चंद्रादित्य मेरे साथ आने लगा। मीना आंटी ने उसे आने नहीं दिया लेकिन चंद्रादित्य ने उसकी एक नहीं सुनी और यहाँ चला आया। उसे पता था गीत को कोई संभाल सकता था तो वो खुद। रानू, उस दिन गीत के दर्द को चंद्रादित्य महसूस कर रहा था, उतना जितना मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। पूरे रास्ते उसकी आंखें लाल थी। मुझसे अपने आंसू छुपाने के लिए मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं। मीना आंटी ऐसा क्यों बोल रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन चंद्रादित्य को उस वक्त गीत के पास होना सही लगा। उसे पता था बाद में वो अपनी माँ को मना लेगा, उसके बाद का मुझे नहीं पता। आज शाम मिला तो वो खामोश था। हम दोनों सड़क के किनारे पैदल ही टहलने लगे। तभी चंद्रादित्य के फ़ोन में मानवी का फ़ोन आया और वो बात करने लगा। मैं वहीं बेंच पर बैठा अपना मोबाइल देखने लगा। चंद्रादित्य बात करते करते कब सड़क के बीच में चला गया मुझे पता नहीं चला। जब आवाज़ आई तो मैंने सामने देखा जहाँ चंद्रादित्य किसी कार से टकरा गया था। मेरी जान हलक में अटक गई थी। वो तो उस लड़के का शुक्रिया जिसने सही समय पर ब्रेक लगा दिया। उसके बाद मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया और पट्टी बंधवाकर जब घर आने लगा तो वो बार के सामने गाड़ी रुकवाकर अंदर चला गया। मेरी बात सुने बिना बस चला गया। जब मैं रोकने के लिए आगे बढ़ा तो उसने कहा, यार आज मत रोक, मैं मर जाऊंगा इस तकलीफ से। एक सांसें हैं तो दूसरी धड़कन। तू जानता है मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। आज देखो ना, मैं उन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। यहाँ गीत को अकेला नहीं छोड़ सकता, वहाँ माँ को। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रादित्य पीते हुए अपना होश खो बैठा। शादी से पहले हो या शादी के बाद, जब लड़का अपनी प्रेमिका, पत्नी और माँ में से किसी एक को चुनने की बारी आती है तो वो उसकी हालत वही होती है जैसे एक माँ को अपने बेटे या पति को चुनने में होती है, पत्नी को पति और पिता में। ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब कोई बेटा, बेटी, पत्नी, माँ नहीं दे सकती। अब आप ही सोचिए, आपके सांसें और दिल में से किसी एक को चुनने का बोला जाए तो आप किसे चुनेंगे? वैसी हालत आज चंद्रादित्य की है। ऋत्विक, आज से पहले चंद्रादित्य को ऐसे टूटते हुए कभी नहीं देखा था। ऋत्विक की आंखों में पहली बार रानू ने नमी देखी थी। वो उसके गले से लग गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये जो दरवाजे पर पानी का जग लिए खड़ी थी वो उल्टे पांव ही लौट गई। टेबल पर जग रखो चंद्रादित्य के करीब बैठ गई। उसके चेहरे की तरफ देखे तो सोता हुआ कितना मासूम लग रहा था। केत उसके सर पर हाथ फेरते हुए, तुम्हारी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है और अगर मैं तुम्हारे माँ के बीच ना आती तो आज तुम और माँ दोनों खुश रहती। मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी मिश्री प्यार में इतना आगे बढ़ गई कि उसे अपने सिंह जी की और माँ का दुख दिखा ही नहीं। माँ ने मुझसे पूछा तभी समझ जाना चाहिए था मुझे, लेकिन अब मैं माँ और तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक माँ अपने बेटे से दूर हो जाए। कहते हुए उसके माथे को चूम लिया। चंद्रादित्य नशे में बड़बड़ाया, अम्मा। केत उठकर जाने लगी तो उसे चंद्रादित्य की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो चंद्रादित्य ने बेड के नीचे मुंह लटका रखा था। उसे वॉमिटिंग हो रही थी, पहली बार पीने की वजह से। केत उसके पास आकर पीठ थपथपाने लगी। चंद्रादित्य की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। रह रहकर उसकी आंखें नम होने लगी।
चंद्रादित्य आंखें बंद कर बेड पर पसर गया तो गीत पोछा उठाकर ले आई और बाथरूम से पानी लाकर सब साफ करने लगी। उसने डेटॉल से एक बार फिर पोछा लगाया और सब साफ करके एक डस्टबिन ले आई। मगर चंद्रादित्य को फिर से वॉमिटिंग हुई तो वो इसमें करे। उसने देखा चंद्रादित्य के होंठों पर और सीने पर कुछ दाग लगा हुआ है। वो उसे पानी लेकर कपड़े से उसे साफ करने लगी। उसके होंठों और कपड़े में लगे दाग को साफ करके वो उठकर बाहर चली गई। देखा ऋतिक सोफे पर बैठा था। शायद वो रानू को सुलाकर नीचे आ गया था। फिर तो उसके पास जाकर ऋत्विक जी, ऋत्विक, गीत आप, चंद्रादित्य ठीक तो है ना? गीत, हाँ वो ठीक है, लेकिन उन्हें वॉमिटिंग हो रही थी तो उनके कपड़े गंदे हो गए हैं। क्या आप उनके कपड़े बदल देंगे? हाँ, ऋतिक ने कहा। तो मैं कपड़े लाती हूँ, कहते हुए वो चंद्रादित्य के कपड़े लेने चली गई। ऋतिक कपड़े लेकर, मैं उसके कपड़े चेंज करके आता हूँ, कहते हुए कमरे के अंदर चला गया। ऋतिक जब बाहर आया तो गीत वहीं परेशान सी खड़ी थी। गीत, चंद्रादित्य कभी पीता नहीं, उसने अचानक से पिया है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। घर लेकर नहीं जा सका, माँ और छोटी थे तो। गीत, नहीं आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे पता है वो नहीं पीते, पहली बार पीकर आए हैं इसीलिए उनकी हालत ऐसी हो रही है। ऋत्विक, आप जाकर सो जाइए, मैं चंद्रादित्य के पास रुकता हूँ। गीत, नहीं मैं संभाल लूँगी, आप जाकर सो जाइए। आप तो कल हॉस्पिटल भी गए थे, ऐसे में आपको आराम करना चाहिए। ऋतिक सच में बहुत थका हुआ था, उसे नींद भी आ रही थी। उसने कहा, अगर ज़रूरत होगी तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगा। टू बी कंटिन्यूड।